गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, आप लोग तो आज बहुत प्रसन्न होंगे क्योंकि आज मैट्रिक परीक्षा का आज अंतिम दिन था और सारे विषयों की परीक्षा आपको बेहतर गए होंगे, निश्चित रूप से बेहतर गए होंगे। तो इस परीक्षा के बाद अब दौर शुरू होता है कि नंबर जोड़ने का, कि आखिर आपने परीक्षा में कितना अंक प्राप्त कर रहे हैं, कितना सही किया, कितना गलत किया। तो कई दिनों तक ये विद्यार्थियों के बीच ये उहापोह बना रहेगा कि आखिर मैंने ये प्रश्न बनाया, पता ना गलत था कि सही है तो कुल कितना सही हो रहा है। इसी दौरे में बच्चे कई दिनों तक माथापेची करते रहते हैं। क्या तो आज से हम भी शुरू कर रहे हैं कि आपका ये माथापेची दूर कर दें। तो द्वितीय सिटिंग के जो विज्ञान की परीक्षा हुई थी, उस विज्ञान के परीक्षा के सारे प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। ठीक है, तो हम सीरीज ए लिए हुए हैं, यहाँ सीरीज ए है। तो आपके पास सीरीज ए से जे तक जो भी हो अपने पास खोलकर रखेंगे और ज्यों ज्यों मैं प्रश्न बताते जाता हूँ बस मेरे वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करके उस प्रश्न को खोज लेंगे और फिर उस पर चिन्हित कीजिएगा और अंत में निश्चित रूप से आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपका विज्ञान में कितना सही हो रहा है। फिर विज्ञान के बाद सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, जो भी एग्ज़ाम है, संस्कृत, सबका आंसर की मैं देते जाऊंगा। तो आज द्वितीय सिटिंग के विज्ञान के विषय पर हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो विज्ञान में आपका कुल कितना 80 प्रश्न दिए गए थे। 80 में आपको बनाना था कितना, मात्र 40 का उत्तर देना था, है ना, 40 का उत्तर देना था। उस 40 प्रश्नों में चलिए अब शुरू करते हैं हम प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न हमारा है, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा कि चाहे आप में कोई भी सेट हो, आप प्रश्न खोजिए कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 cm है, यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। तो निश्चित रूप से देखिए प्लस 20 है, तो प्लस 20 जब है तो निश्चित धनात्मक है, तो क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। क्या होगा, उत्तल। ठीक है, यदि कोई भी विद्यार्थी जो बी मारे हैं उनका ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है। तो देखिए यहाँ 1/v बराबर 1/u माइनस 1/v, 1/v माइनस 1/u, 1/v f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो ये सही हो जाएगा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f लिखिए। अच्छा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लिखिए, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नहीं, 3 हो गया। चौथा प्रश्न हमारा है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। क्या होता है, तो समतल दर्पण में आवर्धन हमेशा +1 होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो आभासी प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा, आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है तो निश्चित रूप से उत्तल होगा। कौन, उत्तल। ऑप्शन बी जो मारे हैं उनका सही है। 6ठा प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग होना किस प्रकार का परिघटना है। तो निश्चित रूप से प्रकाश के प्रकीर्णन, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। 7वां प्रश्न हमारा है, देखिएगा कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। तो देखिए इस प्रकार का कोई प्रश्न आ गया तो उत्तल लेंस,
उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 पर आइए। 9वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि देखिएगा यहाँ कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? तो इसका ऑप्शन भी बी सही हो जाएगा, I बराबर R। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है। 10वां प्रश्न है कि चिन्ह परिपाटी निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो निश्चित रूप से कई बार आप लोग पढ़े हैं और पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी दूरी ध्रुव से मापी जाती है, P से, पोल से। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, 11 की ओर। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो यहाँ सोलर सेल याद रखिएगा, तो ये भी प्रश्न आपको कई बार बताया गया है कि सिलिकॉन। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सिलिकॉन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर है लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। जब क्या कहते हैं, परिपथ का प्रतिरोध कम हो जाएगा तो खतरा होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न हमारा है कि एक बल्ब मान 100 वाट और 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होती है। कितना होती है आप निकाल कर देखिएगा। निश्चित रूप से आंसर 5/11 एम्पियर आएगा, ऑप्शन सी। 14 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है, मान विद्युत बल्ब का फिलामेंट कौन चीज़ से बना होता है? तो निश्चित रूप से किसका? टंगस्टन का बना होता है। इसका भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 पर आइए। 14 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंग धैर्य कितना होता है? तो 100 nm। कितना होता है? 100 nm न्यूनतम। 16 नंबर प्रश्न है कि वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या? प्रत्यास्थता, चुंबकत्व, ऊष्मीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव। क्लियर। 17 नंबर प्रश्न देखिए कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो सेल का विद्युत वाहक बल प्यारे बच्चों ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि ये आप मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन मारे होंगे तो आपका निश्चित रूप से गलत होगा। 18 नंबर प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो निश्चित रूप से एक दिशीय। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है ना। सारे के सारे प्रश्न आपको बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो निश्चित रूप से आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न हमारा है कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूर की वस्तुओं को। ठीक है, अब भाई 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? याद रखिएगा व्युत्पन्न नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूतापीय ऊर्जा। कौन? भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑर्स्टेड ने किया था। किसने? ऑर्स्टेड ने। 23 प्रश्न है कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो धनात्मक फोकस दूरी तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 24 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। बी क्या कह रहा है कि धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतिविधि के कारण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये भी बताना पड़ेगा। ये तो लगभग सारे बच्चे सही किए होंगे। धोबिया सोडा का रासायनिक होता है Na2CO3 इंटू H2O। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन अधातु है? तो निश्चित रूप से देखिए, कॉपर, फेरस, फेरम, निकेल और फास्फोरस। तो पी फॉस्फेट इसको कहेंगे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 27 नंबर है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या निश्चित रूप से क्या होगी? 20 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न पर। 28वां प्रश्न देखिए। 28 नंबर कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो वर्गों की संख्या 9 होती है। कितनी होती है? 9। 29 नंबर जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाता है ऑप्शन डी CaSO4 इंटू 2H2O। होता है ना। बोरॉन का परमाणु भार क्या है? तो बोरॉन का परमाणु भार 11 है। ये 11। ठीक है, सही कर रहे हैं आप लोग ना। तो यदि कोई भी ग्रुप हो, तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके फिर अपना प्रश्न को खोजिए, प्रश्न खोज कर फिर बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कैलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो कैलामाइन जिंक का अयस्क है। किसका है? जिंक का। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, Zn। 32 नंबर प्रश्न, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात कितना होता है? तो 1:3। कितना होगा? 1:3 होता है। 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 प्रश्न है कि किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो निश्चित रूप से 11। यदि देखिएगा यहाँ 7 से कम, 5, 10, 8, 11। तो चूंकि 10, 8, 11 क्षारीय है, लेकिन सबसे अधिक होगा 11 वाला। ठीक है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना जल का रासायनिक नाम होता है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिए। 35 प्रश्न है कि निम्नांकित में सोडा एस का सूत्र क्या होता है? तो सोडा एस का सूत्र Na2CO3। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए 36 नंबर प्रश्न पर, निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? तो ग्लोबल लवण का सूत्र दोस्तों याद रखिएगा Na2SO4 इंटू 10H2। Na2SO4 इंटू 10H2। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 37 नंबर है निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है? तो संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज होगा। ऑप्शन सी। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 प्रश्न कर रहा है कि निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो निश्चित रूप से हो जाएगा कोयला। कोयला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो उपचयन में क्या होगा? उसमें हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन का योग, तीनों होता है, लेकिन इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 40 नंबर प्रश्न है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो जल के वैद्युत अपघटन में आपको बताया ही गया है कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस। क्लियर। आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न है 41। निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो अधातु देखिए क्लोरीन, फास्फोरस, ग्रेफाइट, सल्फर, और विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट।
ऑप्शन बी। 42 नंबर है, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे क्रियाशील धातु है? तो सोडियम सबसे क्रियाशील धातु है। क्लियर? आगे बढ़ें। 43 नंबर प्रश्न की ओर बढ़िए। 43वां प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? अब देखिए यहाँ इसमें भी, अब मुझे नहीं लगता है कि सब बताने वाला प्रश्न है कि एकदम देखते ही मार दीजिएगा। 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध सोना होता है। ठीक है। अब 44 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? यहाँ ऑप्शन दिया है सोडियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन और पारा। इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम को केरोसिन के अंदर डुबा कर रखते हैं। 45 नंबर है कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नांकित में से कौन उत्पन्न होता है? तो इसमें क्या पूछना है? H+ आयन, H+ आयन उत्पन्न होता है। आगे बढ़ें। 46 नंबर प्रश्न पर आइए। 46 प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सबसे सबल अम्ल है? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो HCl। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। शुद्ध जल का pH मान क्या होगा? शुद्ध जल का pH मान 7, ऑप्शन सी होगा। 48 प्रश्न पर आइए। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल, लवण, भस्म कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अम्ल। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। पेंटेन जिसका अणु सूत्र C5H12 है कि कितने संरचना समावयवी संभव है? C5H12 है, कितने संरचना समावयवी संभव है? पेंटेन, इसका 3 संरचना हम बना सकते हैं। ठीक है। पेंटेन का कितना संरचना बना सकते हैं? 3 संरचना। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन आवर्त सारणी के 14वें वर्ग का सदस्य, ऑप्शन डी सही होगा। 51 नंबर प्रश्न है कि घेघा रोग पनपता है? तो निश्चित रूप से घेघा आयोडीन की कमी से होती है। तो घेघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। 52 नंबर प्रश्न है कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं कथी पर? रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं पत्तियों पर। रंध्र का अर्थ क्या हुआ? छोटे 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 छिद्र किसमें होते हैं? पत्तियों पर, जिसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया करते हैं। आइए 53 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं कि रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने के उपकरण को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। आगे बढ़ें। 54 नंबर प्रश्न, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कोश में परागकण होता है। पराग कोश में परागकण होता है। 55 नंबर प्रश्न है कि लसिका का रंग होता है? तो लसिका का रंग हल्का पीला रंग का होता है। किस रंग का? हल्का पीला। 56 है, निम्नांकित में से कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरण पदार्थ DDT हो जाएगा। कौन? DDT। 57, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? तो DDT। क्या हो जाएगा? DDT। ठीक है। 58 पर बढ़ते हैं। 58 नंबर प्रश्न है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। अभी बताए हैं कि रंध्र कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में, जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान, आना जाना और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। 59 प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? तो देखिए यहाँ अधिकांश बच्चे मिस कर गए। कितना माइनर ऑप्शन दिया है, छोटा छोटा। 0.3, 0.03, 0.003 और 0.0003।
बच्चे मिस करेंगे कि नहीं करेंगे? थोड़ा इस प्रकार का प्रश्न घुमाया है इसमें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 0.03%। ठीक है। और 60 नंबर प्रश्न है कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, टैनिन ये भी होगा, गोंद भी होगा और रेजिन भी होगा। तो इसका सही जवाब इनमें से सब है। 61 नंबर प्रश्न के डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस। ठीक है। अब 62 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? गुरुत्वानुवर्तन जो पृथ्वी के अंदर जिसका अनुवर्तन हो, तो किसका होता है? जड़ का होता है। जड़ वृद्धि किसकी ओर करता है? पृथ्वी की ओर करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल, बीज, बीजांड कोई नहीं। तो पूर्ण विकसित अंडाशय क्या बनता है? फल बनता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है कि लैंगिक जनन संचारित रोग, लैंगिक लिंग से संबंधित जो रोग है, संचारित रोग, संचारित का अर्थ क्या होता है? फैलने वाला, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है लैंगिक माध्यम से, शारीरिक संबंध के माध्यम से। तो पीलिया, चेचक, एड्स, प्लेग, तो निश्चित रूप से इसमें एड्स हो जाएगा। कई बार बताया गया है ये प्रश्न। निम्नलिखित में कौन पराग कोष में पाया जाता है? तो पराग कोष में परागकण पाया जाता है। क्लियर। 66 नंबर प्रश्न को देखें। निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन। एथिलीन पादप हार्मोन नहीं है। उसमें ऑक्सिन है, ऑक्सीटोसिन है, साइटोकाइनिन है, लेकिन एथिलीन पादप हार्मोन नहीं है। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि अलैंगिक जनन की विधि, अलैंगिक जनन की विधि है कौन? बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, ये तीनों हैं। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। 68 प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? तो मटर का। किस पौधे का चयन किया था? मटर के पौधे का चयन किया था। क्लियर। 69 पर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को, अरिस्टोटल, हिंदी में लिखते हैं इसको अरस्तु, जीव विज्ञान के पिता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। मानव युग्मक में लिंग क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव युग्मक में लिंग क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है। 1। आपको बताया गया है कि कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा में एक जोड़ा जो होता है, 23 जोड़ा में लिंग क्रोमोसोम की संख्या, 23 जोड़ा में एक लिंग गुणसूत्र की संख्या होता है। ठीक है, ठीक, गुणसूत्र पूछ रहा है। ठीक है, क्रोमोसोम सही ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है किसमें? तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 72 प्रश्न 72 नंबर कह रहा है गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है किसमें? तो मूत्रवाहिनी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न के ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन है? तो आरबीसी। कौन हो जाएगा? आरबीसी हो जाएगा। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो कृमि रूप परिशेषिका आहार नाल का हिस्सा है। किसका हो जाएगा? आहार नाल का। ठीक है। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति, प्रकाश की ओर यदि पृथ्वी की ओर हो रहा था गुरुत्वानुवर्तन, अब प्रकाश की ओर हो रहा था प्रकाश अनुवर्तन। तो ऑप्शन डी सही होगा।
76 नंबर प्रश्न है 76 कि किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है। तो घेघा रोग, 2 प्रश्न आ गया इससे। घेघा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। ठीक है। अब आइए 77वां प्रश्न का, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिए दोस्तों 12 जोड़ी। कितनी? 12 जोड़ी। ऑप्शन ए सही होगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है। तो पश्च मस्तिष्क में, पश्च मस्तिष्क में गंध पहचानने का केंद्र है। ठीक है। 79 प्रश्न कर रहा है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है। तो प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना मासिक चक्र कहलाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 80 नंबर है, निम्नांकित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। कायिक परिवर्धन, कलम लगाना ये भी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है। दाब कलम ये भी होगा। कलम बंधन ये भी होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये 80 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। अब निश्चित रूप से आप क्लियर हो जाइए कि आप अपने परीक्षा में कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए हैं, कितना सही हो रहा है। जिनका भी जो सही हो, निश्चित रूप से अपना नाम और प्राप्तांक, कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हो रहा है, आप कमेंट में निश्चित रूप से बता दीजिए। चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।